अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत इंफॉर्मेशन है आज शेयर करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं वो सारा कवर भी ना कर पाऊँ। और वैसे भी आज संडे भी है और 25 अगस्त है, यानी क्रिसमस डे है। उन तमाम मेरे चाहने वालों, मेरे फॉलोअर्स, मेरे जो देखने वाले हैं, उन सबको जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको हैप्पी क्रिसमस। मैं उनकी खुशियों में बराबर का शरीक हूँ। अच्छा, दूसरा, मेरे चैनल पे कल एक पेड प्रोजेक्ट हुआ और उस पेड प्रोजेक्ट पे जैसे ही मुझे फीडबैक मिला कि वो एक स्कैम है, तो फौरन मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। अच्छा, उस प्रोजेक्ट पे मुझे मेरे प्लेटफॉर्म को और मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियां दी गई कमेंट में। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात ऑलरेडी वैसे इस हवाले से कर चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब मुझे नहीं समझ आती आप लोग चाहते क्या हैं। या एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जितने यूट्यूबर्स हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टाइजमेंट है। यूट्यूब से उनको कुछ भी नहीं मिलता। एडवर्टाइजमेंट हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। हम लोग आपको बेशक अच्छी सर्विस देते हैं, बुरी सर्विस देते हैं, हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते। आप और सब, हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें एक डिस्क्लेमर देते हैं। उमैर मनीर की कल वाली मैंने वीडियो खुद वॉच किया, उसमें उसमें उसने क्लियरली कहा है कि हमारी इसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं है। इस वीडियो को वॉच करने के बावजूद अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ये उसमें क्लियरली लिखा है। इसके बावजूद आप गालियां दें और जिम्मेदारी गलती आपकी, और इसके बावजूद आप जिम्मेदारी हम पे दें। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको ले जाए। आप मुझे जो गालियां दे रहे हैं, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाइए कि इस वीडियो की वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो जज के सामने रखे। जज आपको बताएगा कि इस बंदे ने आपको डिस्क्लेमर नहीं दिया कि भाई हमारी इसके ऊपर क्यों कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। हम एक पेड प्रोजेक्ट, ये एक पेड प्रोजेक्ट है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जाए, किसी मोरालिटी के ऊपर भी ले जाए। मुझे समझ नहीं आती आप दोस्तों को मैं कैसे आपको डील करूं। अगर मैं आपको वकार जका या इस तरह कोई और बंदा आपको पेड सर्विस देता है, आप फिर भी गालियां देते हैं। अगर कोई फ्री सर्विस देता है, आप फिर भी गालियां देते हैं। किस तरीके से मैं आपको डील करूं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। बहरहाल, जो पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, चूंकि उनके ऊपर ड्यू डिलिजेंस नहीं होती। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा वो वाहिद चैनल है, चले वाहिद नहीं तो उन चैनल में शुमार है, जो स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देता है। मतलब मैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोशंस के लिए, और जब हम उनको कहते हैं जी हमने ये वाला स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना है, तो वो भाग जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी हम जो भी डिस्क्लेमर के साथ चलना चाहते हैं, हम उनके मटेरियल को आप तक पहुंचा देते हैं। अब ये जितने न्यूज़पेपर या जितने मीडिया हाउसेज हैं, वो सब की जो एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, ये प्रॉपर्टीज के, रियल एस्टेट के इतने ऐड लगते हैं और इतने ज्यादा एड्स लगते हैं, तो क्या वो अखबार वाले जो हैं वो जाके वेरीफाई करते हैं? ये सारी चीजें एक बेसिक चीज होती है हर जगह, और हमारी ये जो बेसिक चीज है, ये डिस्क्लेमर है कि भाई हमारा ड्यू डिलिजेंस नहीं है। और उसकी वजह है, जो एडवर्टाइजर है उसकी तो ख्वाहिश होती है कि वो चंद घंटों में आप अपना जो मैसेज है वो आप मेरी कम्युनिटी तक पहुंचाए। लेकिन हम ऐसे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम तो उनका मटेरियल जितना होता है वो आप तक पहुंचा देते हैं और बाकायदा आपको बताते हैं ये चीज कि हमारी ड्यू डिलिजेंस नहीं है। इसके बावजूद आप बगैर ड्यू डिलिजेंस के इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल हमें ठहराएं, ये मेरा ख्याल है। कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप ले जाएं भाई, आप किसी अदालत में लेके जाएं, आपको पता चले कि आपसे क्या मिस्टेक है, हमारी क्या मिस्टेक है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। इसके बावजूद आप इस तरह गालियां दें तो आपकी मर्जी है। चलें, बहरहाल मार्केट की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, तो अक्सर कुछ मार्केट के एनालिस्ट जो हैं, ये जो क्रिसमस डे इवेंट डे के ऊपर जो है वो प्राइस मूवमेंट के हवाले से भी उनकी अपनी एक ओपिनियन है। अभी आज 25 क्रिसमस डे के बाद प्राइस किस तरह मूवमेंट हो सकती है, मैं पुरानी जो हिस्ट्री है थोड़ा सा आपको विजिट करवा देता हूं, ताकि अगर कोई पैटर्न नजर आए तो उस पैटर्न के हिसाब से आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। ये यहां से अगर 2022 है तो 2021 25 दिसंबर 2021 के बाद प्राइस ने क्या मूवमेंट किया वो मैं आपको बताता हूं। यहां से, ये 25 दिसंबर था, प्राइस $50,000 पर बीटीसी था। यहां से उसके बाद प्राइस आपको गिरती हुई नजर आ रही है। और ऑब्वियसली बीटीसी ने नवंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उसके बाद प्राइस क्रैश हो रही थी। तो 2021 में प्राइस क्रैश की थी क्रिसमस के बाद। 2020 में, वो भी आपको दिखाता हूं, 2020 में प्राइस ने पंप किया था। इसी तरह 2019 का भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दो तीन आप जो पिछले क्रिसमस हैं उनको गो थ्रू हो जाए तो आपको पैटर्न जो है वो, अच्छा, 2019 में प्राइस पंप की थी,
मतलब वैसे तो साइडवेज चल रही थी, ये देख रहे हैं जैसे अभी करंट सूरत हाल आपको नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस ने पंप किया था 2019 के बाद 2018 का तो मुझे याद है क्योंकि मैंने भी इस दौरान बीटीसी में इन्वेस्ट किया। तो यहां पर भी आपको ये देखें प्राइस बिल्कुल साइडवेज नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद प्राइस जो है वो डंप किया है। यानी 2018 में बीटीसी ने उससे पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 19,000 के बाद, और उसके बाद जब क्रैश की तो नीचे क्रिसमस के बाद दोबारा मजीद नीचे क्रैश करती हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न मुझे ऐसा बनता नजर नहीं आ रहा, तो मैं नहीं समझता इस आप पैटर्न को जेन में रख के इस प्राइस एक्शन को जेन में रख के आप कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस इवेंट को बेस बना के। अच्छा जी, इस क्रिसमस में कितने क्रिप्टो इंडस्ट्री के बिलियनियर्स हैं और उनकी वेल्थ में कितनी कमी आई है इस बेयर मार्केट के अंदर, उसकी फोर्ब्स ने दोबारा एक रिपोर्ट जारी की है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। बाइनांस के हेड सीजी की जो नेटवर्थ थी इस साल के मार्च में तकरीबन $65 बिलियन की थी, जो कि कम रह के 4.5 बिलियन रह गई है। सीजी के पास ज्यादातर जो होल्डिंग है बकौल उनके पास बीटीसी और बीएनबी टोकन उनकी नेटवर्थ में जो क्रिप्टो एसेट्स हैं सिर्फ ये दो टोकन्स है जिनको पब्लिकली वो बता भी चुके हैं। तो आपके सामने बीटीसी की प्राइस भी जो है ऑलमोस्ट 75% तो क्रैश कर चुकी है। इसी तरह बीएनबी की प्राइस भी आप देख लें, पिछले साल में उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $700 के करीब, और अभी जो है वो 200-250 के करीब ट्रेड हो रही है। इसी तरह सैम बैंकमैन फ्रीड $24 बिलियन वाला बंदा, अरबोपति बंदा, इस वक्त जीरो बैलेंस हो गया। गैरी वैंग ये भी एफटीएक्स के साथ है, इसका बैलेंस भी नेटवर्थ जो है वो जीरो हो गया। ब्रायन आर्मस्ट्रांग कॉइनबेस का जो हेड है उसकी नेटवर्थ पहले $6 अरब थी, अब वो कम होकर 1.5 रह गई है। इसमें एक चीज हैरान कुन, ये सारी पर्सनैलिटीज क्रिस लार्सन एक्सआरपी का, टेलर, ये दोनों विंकलिफ ट्विन ब्रदर्स जो हैं, इन दोनों की नेटवर्थ 4-4 बिलियन थी, वो कम होकर 1.1 बिलियन रह गई है। जो हैरान कुन चीज है मेरे लिए इस लिस्ट में, बैरी सिल्बर्ट, ये अगर तो आप बिटकॉइन की हिस्ट्री, क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं तो इस पर्सनालिटी को आप बहुत देखेंगे। ये बहुत रेगुलेटर्स के साथ अमेरिकी जो लॉबिंग में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, और डिजिटल करेंसी ग्रुप जिनका कॉइनडेस्क भी है, जिनका जेनेसिस भी है, जिनका ग्रे स्केल भी है, ये उसके हेड है। इनकी नेटवर्थ भी आई डोंट नो व्हाई ये इनकी नेटवर्थ 3.2 बिलियन से एकदम जीरो कैसे हो गई है। मुझे इस हवाले से ये एक तरह की अचंभे और इंटरेस्टिंग मालूमात लगी है कि क्या ऐसी वजूहात है, इसका बैलेंस कैसे जीरो हो गया। इसकी तो अभी तक कोई जो कंपनी है, ग्रे स्केल भी अभी चल रही है, जेनेसिस ब्लॉक, और ग्रे स्केल में इश्यूज तो हैं, लेकिन आई डोंट नो इसकी नेटवर्थ कैसे जीरो कर दिया फोर्ब ने, क्या वजह है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। बाकी आपको जेड मैकैलेम ये भी एक्सआरपी के हवाले से मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूं। बाकी ये सारी वो पर्सनैलिटी हैं। टिम ड्रैपर पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था, वकार ज़िका साहब ने भी इसका एक इंटरव्यू किया था, उनकी भी नेटवर्थ ये टोटली ऑल इन बिटकॉइन है। माइकल सेलर भी ऑल इन बीटीसी हैं, और उनकी जितनी बीटीसी होल्डिंग है वो नेटवर्थ कम होके आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो इस बेयर मार्केट में हम सब की जो पोर्टफोलियो है, नेटवर्थ जो है वो डाउन नहीं हुई, बड़े बड़े बिलियनियर्स के साथ भी सब ये साथ चल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कॉइनडेस्क, अच्छा लग रहा है कि पहले कॉइनडेस्क ने एफटीएक्स डुबोया, और अब कॉइनडेस्क जो है शायद बाइनांस के पीछे पड़ा हुआ। अब बाइनांस को वही रिपीटेड जो पिछले 2-3 हफ्तों से बातें चल रही हैं, उन्हीं बातों की चुगाली करके दोबारा बाइनांस के अगेंस्ट एक फंड ऐसे लग रहा है कि क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी एक एक्सपर्ट की ओपिनियन उन्होंने शेयर किया जी, उस एक्सपर्ट के मुताबिक बाइनांस जो है उसके साथ सब चीजें जो है वो सही नहीं है। बाइनांस की चीजें और बातें जो इस एक्सपर्ट ने की हैं वो सेम टू सेम वही है जो कि ऑलरेडी पब्लिकली डिस्कस हो भी चुकी हैं, और उस वजह से मार्केट, यानी बाइनांस ने वो सारा प्रेशर उन बातों की वजह से देख भी लिया है। सिर्फ वही चीज है, लेकिन कॉइनडेस्क ने इसको बाकायदा फीचर किया है इस आर्टिकल को, और मैं तो यही समझूंगा ये फंड है। यहाँ तो कोई नई इंफॉर्मेशन आती तो समझ आता कि भाई कॉइनडेस्क जो है वो सही ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बाइनांस के हवाले से कॉइनडेस्क ने एक और आर्टिकल लिखा, वो भी आज की ही दिन में लिखा इन्होंने, वो इनके टोकन के ऊपर। उन्होंने कहा जी, बाइनांस फेलिंग टू गेट यूएस एक्सचेंज, बाइनांस का जो अपना बीएनबी टोकन है, इनके कॉइनडेस्क की नजर में इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क उठाया, क्या वजह है कि बीएनबी टोकन किसी भी यूएस एक्सचेंज जैसे कि क्रैकन, जिमिनी, कोइनबेस,
वहां पे लिस्टेड नहीं है, सिवाय बाइनांस की जो अपनी सिस्टर एक्सचेंज है जो कि यूएस में काम करती है, binance.us, उसके अलावा बीएनबी टोकन कहीं लिस्टेड नहीं है। तो कोइनडेस्क की नजर में ये एक येलो फ्लैग है, मतलब इट रेजेस अ क्वेश्चन कि क्या वजह है कि दूसरी एक्सचेंजेस क्यों, और बीएनबी टोकन जो है वो टॉप 5 कॉइन्स में शामिल होता है। इथीरियम के बाद ये सबसे बड़ा, कल मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनकी जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं और जो यूनिक एड्रेसेस हैं, उन्होंने इथीरियम चेन को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो इतना बड़ा चेन होने के बावजूद क्यों ये जो यूएस एक्सचेंज है अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग ऑफर नहीं करवा रहा, क्यों ये लिस्ट नहीं कर रहे हैं? तो ये भी कोइनडेस्क ने क्वेश्चन उठाया, और ये सही जेन्युइन रियल क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसका शायद एक वजह ये गैरी गैंसलर की जो अब एफटीएक्स के हवाले से इस हफ्ते की, जो मैं समझता हूं पिछले हफ्ते की जो सबसे बड़ी डैमेजिंग डेवलपमेंट हुई है क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो यही गैरी गैंसलर का कहना कि भाई एफटीटी टोकन जो है वो सिक्योरिटी है। इसका मतलब यह है कि बाकी जो एक्सचेंजेस के टोकन है वो भी फिर सिक्योरिटी हैं। तो अगर सिक्योरिटी है तो अमेरिकी तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो शायद ये यूएस रेगुलेटर से डर के कोइनबेस या दीगर जो यूएस एक्सचेंजेस हैं उन्होंने बीएनबी टोकन को लिस्ट नहीं किया, एक ये वजह हो सकती है। और दूसरी वजह ऑब्वियसली कंपटीशन भी हो सकता है। वैसे तो कोइनबेस का अपना कोई टोकन नहीं है, तो बाकी टोकन्स उन्होंने क्यों नहीं, बाकी एक्सचेंजेस ने क्यों नहीं किया। और मेरा ख्याल है बीएनबी ह्यूबी पे भी आपको लिस्टेड नजर आ रहा है, और ओकेएक्स, ये जितने चाइनीज बेस एक्सचेंजेस हैं वहां पे आपको बीएनबी टोकन लिस्टेड आ रहा है, यूएस बेस्ड टोकन में लिस्टेड नहीं आ रहा। तो मतलब ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था, ये सोचा मैंने आपको मैं रिपोर्ट कर दूं। अच्छा, इथेरियम के हवाले से ब्लूमबर्ग के जो टॉप स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि इथेरियम अगले साल 2023 में या आने वाले अदवार में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और इस बात में कुछ थोड़ी सी जान भी लगती है, गो के इस हवाले से कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि इथेरियम क्रैश भी अच्छा खासा कर सकता है। वो कैसे, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। लेकिन जो ब्लूमबर्ग के टॉप स्ट्रेटजिस्ट हैं इनकी क्यों ऐसे ओपिनियन है, मेरा मानना यह है कि पिछले साल इथेरियम को के स्केल के इश्यूज के होने की वजह से कि भाई वो स्केलेबल नहीं है, मार्केट में नए नए कंपटीटर आए, वो सारे कंपटीटर ने मार्केट से पैसा भी अच्छा कैप्चर किया, और उसके बाद जब बेयर मार्केट आई तो वो जो उनकी सारी बिजनेस मॉडल्स थे वो सारे क्रैश कर गए। तो अब जो मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा मानना यह है कि ये जो टॉप स्ट्रेटजिस्ट कह रहे हैं कि बीटीसी को भी आउट परफॉर्म कर देगा, चंद वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि बीटीसी की तरह अब इथेरियम का टोकन जो टोकनोमिक्स है उसकी वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब जो टोकन है वो डिफ्लेशनरी हो गया, उसके टोकन इन्फ्लेशनरी होने की बजाय, यानी टोकन की नए टोकन कम आएंगे जबकि उनकी डिमांड ओवर द टाइम बढ़ेगी। एक तो टोकनोमिक्स इसकी स्ट्रांग हो गई। दूसरा, जो डेवलपर्स हैं, जितने ये लेयर 1 कंपटीटर थे इथेरियम के, वो सारे मार्केट से अगर आउट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, तो वो सारे डेवलपर्स किधर जाएंगे? वो सारे डेवलपर्स जो हैं वो इथेरियम की तरफ आएंगे या इथेरियम के इकोसिस्टम की तरफ आएंगे। अगर इथेरियम और उसके इकोसिस्टम की तरफ आते हैं तो इनके डेवलपर्स की तादाद अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है, जिस वजह से इथेरियम जो है वो ग्रो करेगा। और दूसरा, कंपटीटर्स अगर खत्म हो जाएंगे तो मार्केट में इसका कोई कंपटीटर नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि मार्केट से कैप्चर करे। तो ऑब्वियसली इथेरियम को ग्रो करने में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अब जो है इथेरियम को स्केलेबल करने के लिए अब ये मार्केट में बयानिया नहीं चल रहा कि एक नया चेन नहीं, हमें चेन चाहिए, बल्कि अब इथेरियम की चेन के ऊपर एक नया इकोसिस्टम डेवलप, लेयर 2 वाला इकोसिस्टम डेवलप करने की तरफ जो है वो रुझान है सारे लोगों का, जो डेवलपर्स हैं, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो इथेरियम को स्केलेबल करने के लिए उसी के ऊपर लेयर 2 स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन जैसे कॉस्मोस और पोल्काडॉट इस तरह की चेन्स को देख रहे हैं। तो बाकी ये जितने कंपटीटर्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो इतना ज्यादा उनको दोबारा मार्केट से पैसा ना मिले जैसे कि पिछले साल या पिछले बुल रन में उनको मिला था। बट लेट्स सी, मुमकिन मेरा जो तजिया है वो गलत भी हो सकता है, डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, इस हवाले से ताशा, मैं एक आपके साथ ये जो थ्रेड है ट्विटर का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको जरा इस थ्रेड को जरा डिटेल से, एक तो आप स्टडी भी करिएगा और आप ताशा को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं इनको फॉलो करता हूं, इनका क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, फाइनेंशियल जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है उस हवाले से बड़ी अच्छी इनकी एनालिसिस होती है। मैं इसको स्टडी करता हूं और मैं चाहता हूं आप इसको स्टडी करें। अभी इन्होंने रिसेंटली जितनी ब्लॉकचेन्स हैं उन सब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है।
और अपना एक थीसिस, एक मॉडल पेश किया, जिस मॉडल की बेस पे उन्होंने बताया कि बीटीसी या ये दीगर चेन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चेन है जो कि अंडर वैल्यू है इस बेयर मार्केट के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी चेन है जो कि इस बेयर मार्केट के अंदर भी वो ओवर वैल्यू है। अच्छा, उन्होंने जो मॉडल सेटअप किया है अडॉप्शन एंड यूजेज, कि वो चेन की, उस चेन की अडॉप्शन कितनी है और उस चेन के यूजेज कितने हैं, यानी डेवलपर्स कितने उस चेन के ऊपर टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं और वो टोकन्स कितने यूजर्स को इंगेज कर रहे हैं, यानी इंगेजमेंट एक बेस है, और दूसरा प्लेटफॉर्म माउट, और तीसरा मार्केट कंडीशन, उस चेन की मार्केट कंडीशन। ये तीन को बेस बना के इसने चेन का एक मॉडल डेवलप किया है ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू चेन्स को निकालने का। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अगर आप डिटेल इसको स्टडी करना चाहते हैं थ्रेड को, जैसे मैंने कहा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, अच्छी तरह तसल्ली करिएगा कि इसका थॉट क्या है, क्यों इसने ये मॉडल बनाया, और इस मॉडल की जो कमी बेशी है वो भी मैं आपके साथ मुख्तसर डिस्कस कर देता हूं। अच्छा जी, बीटीसी इनकी नजर के मुताबिक ये जो मॉडल इन्होंने बनाया, इसमें ग्रीन लाइन से नीचे, ग्रीन वाली ये जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखें ग्रीन लाइन ऊपर वाली ब्लू और रेड लाइन से अगर आपको नीचे नजर है, ग्रीन लाइन एक्चुअल है और जो प्रेडिक्टेड ट्रांजैक्शन काउंट और प्रेडिक्टेड एक्टिव एड्रेस मॉडल, अगर तो एड्रेस मॉडल और ट्रांजैक्शन काउंट मॉडल से जो एक्चुअल ग्रीन प्राइस है अगर वो नीचे हो तो वो वाली चेन जो है वो अंडर वैल्यूड है, यानी बीटीसी इसके मॉडल के मुताबिक, ताशा के मॉडल के मुताबिक इस वक्त इस बेयर मार्केट में अंडर वैल्यू है, यानी अगर आप बाय कर भी लें तो मतलब इसके मॉडल के मुताबिक इस वक्त अंडर वैल्यू एसेट्स को बाय करना जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, इथेरियम के मामले में गो के इथेरियम जो है अपनी ऑल टाइम हाई से तकरीबन 75% इस वक्त क्रैश है, इसके बावजूद इसके मॉडल के मुताबिक इथेरियम ओवर वैल्यूड है। ठीक है, इसी तरह अगर दीगर चेन्स की बात करें तो बाइनांस स्मार्ट चेन को भी इन्होंने हाईली जो है वो ओवर वैल्यू चेन कहा है, बावजूद इसके कि बीएनबी टोकन जो है वो भी 700 ऑल टाइम हाई से इस वक्त 200-250 पे ट्रेड हो रहा है। रिपल को इन्होंने, आई डोंट नो, इसके मॉडल ने अंडर वैल्यू कह दिया, कैसे रिपल जो है वो अंडर वैल्यू है। और दूसरा मतलब जो मॉडल है, जैसे मैं इसकी कई मॉडल की ओपिनियन से इतफाक नहीं करता, आपको भी ये राइट है, आप पूरे इसके थ्रेड को पढ़े, आपको समझ आएगी। सोलाना को भी इन्होंने कहा जी ये अंडर वैल्यू है। पॉलीगॉन को ओवर वैल्यू समझते हैं, पॉलीगॉन की चेन को। एवेलांच को ये अंडर वैल्यू समझते हैं, इनका जो मॉडल है। एल्गोरांड जो चेन है उसको ऑलमोस्ट करीब ब्रेक इवन पॉइंट पर आप समझ लें। इसके अलावा नियर प्रोटोकॉल को ये हाईली अंडर वैल्यू समझती हैं, इनका जो मॉडल है। फ्लो चेन को ये ओवर वैल्यू समझते हैं। ऑप्टिमिज्म को ओवर वैल्यू, एप्टोस को ऑलमोस्ट इवन पॉइंट ही आप समझते हैं। और ये वो सारी चेंज है, लेकिन इसके मॉडल के हवाले से उन्होंने अपनी खुल के ओपिनियन का इजहार किया कि ये मेरा मॉडल सिर्फ एक मॉडल है और ये गलत भी हो सकता है और इसमें गुंजाइश भी है कमी बेशी की। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको मॉडल नजर आएगा जो कि ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू पॉलीगॉन सबसे ज्यादा इनके मॉडल के मुताबिक ओवर वैल्यू है, और अंडर वैल्यू जो चेन है वो नियर प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू है। तो आप इस मॉडल को अच्छी तरह, मैं चाहता हूं कि आप इनका सारा थ्रेड स्टडी करें ताकि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, इन चेन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपकी जरा जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी शेप अप हो। अच्छा, इस हवाले से इथेरियम की मैंने बात की, आपको जो टॉप स्ट्रैटेजिस्ट है। अच्छा, एक एक्सपर्ट का मानना यह है कि इथेरियम जब लास्ट बुल रन के बाद क्रैश किया था तो उसकी वैल्यू 94% क्रैश की थी। अभी अगर उसी पैटर्न को इथेरियम फॉलो करता है तो इथेरियम की प्राइस जो है वो $300 तक जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से जो इसने 4000-5000 की रेंज में बनाया था उससे नीचे 94% क्रैश करे तो $300 की प्राइस आती है। इसके पीछे इनका थीसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो इनका कहना यह है कि अगर इथेरियम की प्राइस अपनी ये $1000 की प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाती है, 800 या $1000 की प्राइस को, तो उससे उस तक अगर जाती है और ज्यादा देर अगर यहीं पर रहती है तो इथेरियम के जो डीफाई इकोसिस्टम है उसकी लिक्विडेशन की प्राइस जो है तकरीबन $1.5 बिलियन है। यानी अगर इथेरियम यहां से $1000 और $800 की प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाता, नीचे जाता है, तो जो इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर जो लोगों ने कोलैटरल रख के, इथेरियम को कोलैटरल रख के उधार वगैरह लिए हैं, तो वो जब सारे लिक्विडेट होंगे
तो उसके लिक्विडेशन से एक नया सेल प्रेशर आएगा जो कि इथीरियम की प्राइस को $800 से नीचे फिर $300 तक लेके जा सकता है। ये एक ओपिनियन है, मतलब मैंने आपको दोनों इथीरियम के हवाले से पर्सपेक्टिव बता दिए हैं, अब आपने खुद इस हवाले से सोचना। अच्छा जी, पिछले हफ्ते की चंद सीधा डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं वो आपको बताता जाऊं। एवेलांच ने अपनी चेंज के ऊपर एक रैप मैसेजेस जो है उसको लॉन्च किया था पिछले हफ्ते। ये मेरी नज़र में एवेलांच की चेन के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें जो उनके सबनेट है वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, यानी इनकी जो सबनेट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। तो ये दूसरे लफ्जों में इथीरियम की एवेलांच की स्केलेबिलिटी के बारे में ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी जो मैं चाहता था कि लॉन्ग टर्म एवेलांच की प्राइस और उसकी चेन के फ्यूचर के लिए था, जो कि मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता था। इसके अलावा मेरी नज़र में बड़ी पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट यूनिस्वाप का मून पे के साथ पार्टनरशिप करना, यानी जिससे आप यूनिस्वाप के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह बाय कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आप यूनिस्वाप के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए आप क्रिप्टो करेंसीज बाय वगैरह कर सकते हैं। इसका फ्यूचर में भी मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद जी पॉलीगॉन ने अपना जो जीरो नॉलेज ईवीएम है, इस ईवीएम का लास्ट टेस्टनेट जो है वो ऑलमोस्ट वो लॉन्च किया था पिछले हफ्ते। इसके बाद मेन नेट लॉन्च होगा। तो इथीरियम के ऊपर ये जो जीरो नॉलेज ईवीएम लॉन्च इन्होंने किया फीचर, इस फीचर से पॉलीगॉन जो है वो इथीरियम को भी और खुद भी स्केलेबल करेगा। तो पॉलीगॉन के लिए मेरी नज़र में ये एक बिग डेवलपमेंट थी जो पिछले हफ्ते हुई थी, जो मैं चाहता था मैं आपके साथ शेयर करूं। और लास्ट में कंसेंसस जो कि मेटामास्क के पीछे डेवलपर्स हैं, उन्होंने इसी हफ्ते लॉन्च किया प्राइवेट बीटा जीरो नॉलेज ईवीएम, जो पॉलीगॉन ने किया सेम ये भी कर रहे हैं। अब ये मेरी नज़र में वैसे तो बाकायदा को 1.5 लाख लोगों ने इनके जो बीटा टेस्टिंग वगैरह हो रही है, प्राइवेट टेस्टिंग, अभी प्राइवेट बीटा टेस्टिंग इनकी ये जो चेन है उसकी टेस्टिंग हो रही है। अगले महीने जनवरी में ये बाकायदा वो पब्लिकली करेंगे। ऑलरेडी 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर भी दिया है। इसमें जो जो बंदा अप्लाई करेगा उसको एक तो ये रिवॉर्ड करेंगे पार्टिसिपेट करने में, और दूसरा किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या टोकन ये चेन अपना लॉन्च करेगी या नहीं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि मेटामास्क अपनी चेन के ऊपर काम कर रहा है। अगर मेटामास्क अपना चेन लॉन्च करेगा तो उसका टोकन जो है मोस्ट प्रोबेबली, ये मार्केट में एक तरह की अफवाह है कि मेटामास्क जो अपने यूजर्स हैं जो बड़ी देर से मेटामास्क को सपोर्ट कर रहे हैं, मेटामास्क को यूज करते हुए, जो मेटामास्क के ऊपर रहते हुए टोकन स्वैप करते हैं, ये अपने टोकन उनको एयर ड्रॉप करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जी, विल देयर बी अ टोकन। इन्होंने कहा जी नेटवर्क अभी स्टिल प्राइवेट बीटा के अंदर है, इट्स सो अर्ली टू डिस्कस लॉन्चिंग अ टोकन, कि अभी हम टोकन के बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये क्लियरली बता नहीं रहे हैं, मार्केट के कुछ पंडित का कहना यह है कि ये अनकरीब अपना टोकन लॉन्च करेंगे। अगर टोकन लॉन्च करेंगे तो मेटामास्क के जो यूजर्स हैं उनको एयर ड्रॉप मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।